हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से जीएनजी 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और इस बार बारी है सोगा यूनिट 2 की, यानी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 2। तो यूनिट 1 हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में कंप्लीट किया था, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा। बेटा धोखेबाजी नहीं, धोखेबाजी मत करना, ठीक है। अब एग्जाम आने वाले हैं, इस समय कोई धोखेबाजी नहीं, मेरी उम्मीदों पे खरा उतरना है ना। मेरी उम्मीदों पे खरा उतरना है। और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या हाल चाल चल रहे हैं, मॉड्यूल के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये जरूर बताओ। दूसरा, जैसा मैंने कहा है कि मॉड्यूल से साथ साथ में रिवीजन करते रहो, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये दो चीजें, होमवर्क डेली का है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें लापरवाही तो नहीं हो रही है ना। मेरे को कमेंट करके बताओ, इसमें कोई भी दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो खैर, एजेम्पशन लॉ में बहुत सारे एजेम्पशन लिए जाते हैं, तो हम लोग यूट्यूब की जो क्लासेस होती हैं उसमें भी एजेम्पशन लेकर के चलते हैं कि भाई बच्चा ईमानदारी दिखा रहा होगा, है ना। उसने यूनिट 1 को अच्छे से कर भी लिया होगा और यूनिट 1 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे, ठीक है। तो चलो, अब बारी है यूनिट 2 की। और यूनिट 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, यूनिट 2 को स्टार्ट करने से पहले बच्चा पार्टी ये समझो, यूनिट 2 जो है ना सोगा की, यूनिट 1 का तो नहीं पता, लेकिन यूनिट 2 इससे 100% क्वेश्चन आएगा। ये मेरी तरफ से, आज किसी का बर्थडे तो नहीं है, ठीक है। अगर किसी का बर्थडे हो तो बताना, ठीक है। मेरी तरफ से 4 नंबर का गिफ्ट है, 4 से 5 नंबर का गिफ्ट है। इस बार 100% यूनिट 2 से एक क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है। और यूनिट 2 है आसान, इंपॉर्टेंट है, आसान है। जैसे कंसीडरेशन है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बहुत छोटा सा पार्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। उसी तरीके से यूनिट 2 में बस केवल 3 चीजें आपको समझनी है: कंडीशन, वारंटी, कैवेट एम्प्टर और उसके एक्सेप्शन, बस। अगर ये चीज तैयार है तो आप राजा हो यूनिट 2 के, है ना। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। तो यूनिट 2 सबसे पहले बताता है स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट एंड टाइम ऑफ डिलीवरी। सेक्शन 11 की बात करता है सबसे पहले। भाई, कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो पेमेंट है, क्या वो एसेंस है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्या वो इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, या जो डिलीवरी है वो कॉन्ट्रैक्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि अगर पेमेंट नहीं हुई तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, अगर डिलीवरी नहीं हुई तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। तो देखो, सेक्शन 11 साफ साफ कहता है कि भाई पेमेंट तो मिल ही जाएगी यार, पेमेंट दिलाने के लिए तो कोर्ट कचहरी है ना, पूरा का पूरा जुडिशियरी सिस्टम है, अदालतें बनी हुई हैं। किस लिए बनी हुई हैं? इसीलिए तो बनी हुई। तो पेमेंट की तो कोई टेंशन नहीं है, पेमेंट तो मिली जाएगी। तो पेमेंट एसेंशियल कंडीशन नहीं होती है, पेमेंट एसेंशियल नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट में। अगर पेमेंट डिले हुई, पेमेंट बाद में मिली, तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। लेकिन हाँ, सेक्शन 11 कहता है कि डिलीवरी इंपॉर्टेंट होगी। डिलीवरी अगर विदाउट एनी रीजन डिले हो रही है, चाहे वो बायर की वजह से हो रही हो, चाहे वो सेलर की वजह से हो रही हो, तो भाई जिसको भी नुकसान होगा सामने वाला उसको कॉम्पनसेट करेगा। डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल पार्ट है, डिलीवरी एसेंशियल पार्ट होती है, ठीक है। डिलीवरी की वजह से, जैसे मैंने आपको लास्ट एपिसोड में एक चीज बताई थी कि ओनरशिप के साथ में रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हुई तो रिस्क भी ट्रांसफर हो गया। लेकिन अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है ना, और बायर और सेलर की वजह से डिलीवरी में कोई भी दिक्कत हो रही है, और वहां पर अगर सामने वाले को नुकसान हुआ, तो फिर ओनरशिप नहीं देखी जाएगी। तो फिर ओनरशिप नहीं देखेंगे, वहां पर फिर जिस पार्टी की गलती है वो पार्टी कॉम्पनसेट करेगी सामने वाली पार्टी को, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक बार देख लेते हैं स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट। स्टिपुलेशन का मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स होते हैं ना। तो देखिए, स्टिपुलेशन एज टू द टाइम ऑफ पेमेंट आर नॉट डीम्ड टू बी द एसेंस फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टेट अदरवाइज। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली ये मेंशन है, बायर और सेलर दोनों मिलकर के तैयार हैं और दोनों ने ये तय किया हुआ है कि पेमेंट को एसेंशियल माना जाएगा, तो पेमेंट को एसेंशियल होगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो पेमेंट एसेंशियल पार्ट नहीं होगा। जबकि डिलीवरी को लेकर के देखते हैं, स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ डिलीवरी आर यूजुअली द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई इसको एसेंशियल माना गया है। डिलीवरी ऑफ गुड्स
मस्ट बी मेड विदाउट डिले। तो डिलीवरी हमेशा विदाउट डिले हो जानी चाहिए, और अगर डिलीवरी में डिले हुई तो फिर यहां पर बायर के पास में राइट है कि बायर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी करा सकता है। तो इस वजह से, यानी कि पेमेंट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा सकते, लेकिन डिलीवरी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराया जा सकता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 12 कंडीशन एंड वारंटीज विद रेफरेंस टू द गुड्स। सेक्शन 12 कंडीशन और वारंटी। कंडीशन और वारंटी देखो होती क्या है। कंडीशन का मतलब होता है मेन पर्पस टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, गुड्स को खरीदने का मेन पर्पस आपका क्या है। जो गुड्स को खरीदने का मेन पर्पस होता है वही होती है कंडीशन, वही होती है कंडीशन। और अगर कंडीशन का ब्रीच होता है, कंडीशन का वायलेशन होता है, यानी कि मेरा मेन पर्पस जो था गुड्स को खरीदने का वो पूरा ही नहीं हो रहा है, तो उस केस में मेरे पास में राइट है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकता हूं, अपने पैसे भी वापस ले सकता हूं, और अगर कोई नुकसान हुआ है तो कॉम्पनसेशन भी ले सकता हूं। मेरी बात समझ में आई। कंडीशन का मतलब क्या हुआ, मेन पर्पस टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का हमारा मेन पर्पस क्या है, और अगर वो पर्पस पूरा नहीं हुआ तो फिर उस केस में हमारे पास में पूरा राइट है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते हैं, अपने पैसे वापस ले सकते हैं, और अगर कोई भी नुकसान हुआ तो उसको भी कॉम्पनसेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से। जैसे सपोज करो मैं एक शॉप पे गया, मोबाइल का शौक मेरे को बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है मोबाइल की। तो मैं एक शॉप पे गया, मैंने शॉप वाले से बोला कि भाई यार मेरे को एक ऐसा फोन दिखाओ जिसका बैटरी बैकअप जो है ना कम से कम 5 दिन का हो। इस मामले में मोबाइल को चार्जिंग पे लगाने के मामले में मैं थोड़ा सा आलसी हूं, मेरा अक्सर फोन जो है ना वो ऑफ हो जाता है यार। अपने हिसाब से देख लो, कोई बढ़िया सा फोन दिखाओ जिसका बैटरी बैकअप 5 दिनों का। बाकी सब चीजें तो मैं मैनेज कर लूंगा, इंस्टा में चला लूंगा, व्हाट्सएप में चला लूंगा, सब कुछ चला लूंगा, बस तुम ये देख लो बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए। उसने कहा कि ठीक है सर, ये देखिए ये फोन है। उसने सैमसंग का फोन दिखाया, उसने कहा कि देखिए ये फोन है, इसका बैटरी बैकअप आप 5 दिन कह रहे हो, इसका 6 दिन का बैटरी बैकअप होगा। इसके साथ में आपको इसका कैमरा बहुत अच्छा है, इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, इसका फ्रंट कैमरा बहुत अच्छा है, इतने मेगापिक्सल का। उसने तमाम तरीके की सारी चीजें उसमें कहानी उसने बता दी। मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, कितने का है। उसने बोला 30,000 रुपए का। मैंने कहा ठीक, इसको पैक कर दो। मैंने मोबाइल फोन खरीद लिया। 10 दिन मैंने फोन चलाया और मैंने पाया कि यार 2 दिन से ज्यादा वो फोन चल ही नहीं पा रहा है। तो मेरा मेन पर्पस क्या था मोबाइल को खरीदने का, मेरा मेन पर्पस था बैटरी बैकअप, और वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो वहां पर मेरे पास में राइट है कि मैं उस मोबाइल शॉप पे जाऊंगा, उसको मोबाइल वापस करूंगा और उससे अपने पैसे बिल्कुल वापस ले सकता हूं। मेरी बात सुने, क्यों? क्योंकि यहां पर मेन पर्पस मेरा पूरा ही नहीं हो रहा है। दिस इज कॉल्ड कंडीशन या ब्रीच ऑफ कंडीशन, मेन पर्पस का पूरा ना होना। अब इसी कहानी में उसने मेरे को बताया कि सर ये मोबाइल ले जाइए, इसका बैटरी बैकअप जो है वो 6 दिन का है, इसके साथ में ये भी कैमरा भी बहुत अच्छा है, इसकी मेमोरी भी बहुत अच्छी है, हैंग नहीं करता है, तमाम तरीके की सारी चीजें बताई। अब इसने जो हमको सारी चीजें बताई ना, साइड में जो मेन पर्पस है वो तो है, उसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ये जो बहुत सारी चीजें हैं इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मेन पर्पस के सपोर्ट में आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं उस एक्स्ट्रा बेनिफिट को बोला जाता है वारंटी। उस एक्स्ट्रा बेनिफिट को बोला जाता है वारंटी। जब कंडीशन का वायलेशन होता है, जब कंडीशन पूरी नहीं होती है, तो बायर के पास में पूरा राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकता है, अपने पैसे वापस ले सकता है, कॉम्पनसेशन भी ले सकता है अगर कोई नुकसान हुआ है तो। अगर वारंटी का वायलेशन होता है तो फिर वहां पर आप गुड्स को वापस नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पर्पस तो पूरा हो रहा है ना। तो आप गुड्स को वापस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप कॉम्पनसेशन के लिए जा सकते हो, आप डैमेजेस को क्लेम कर सकते हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा सकते। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा सकते, केवल और केवल कॉम्पनसेशन के लिए जा सकते हैं। तो एक बार देखते हैं इसकी मीनिंग फटाफट से। कंडीशन, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, the breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated। repudiated का मतलब कैंसिल करना। यहां पर बायर के पास में राइट आ जाता है कि बायर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकता है। वारंटी, वारंटी इज अ स्टिपुलेशन। भाई दोनों ही टर्म्स ऑफ कंडीशंस है, दोनों ही स्टिपुलेशन है, बस फर्क क्या है, ये एसेंशियल टू द मेन पर्पस है, ये कोलेटरल टू द मेन पर्पस है, बस केवल यही फर्क है। ये क्या है, कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, the breach of which
गिव्स राइज टू अ क्लेम फॉर डैमेजेस। तो अगर वारंटी का वॉल्यूशन हुआ तो यहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा सकते हो, केवल और केवल डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो, बट नॉट टू अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। डन है, कंडीशन क्लियर है, वारंटी क्लियर है सबको। आगे देखते हैं। देखो डिफरेंस है, डिफरेंस चलो इसका मैं एक बार बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। कंडीशन देखो, स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्टिपुलेशन कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये कोलेट्रल होती है, ये एसेंशियल होती है। राइट इन केस ऑफ ब्रीच, राइट क्या होते हैं, तो यहां पर दोनों राइट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराना यानी कि रेपुडिएट कराना, और यहां पर डैमेजेस को क्लेम करना अगर नुकसान हुआ है, या दोनों चीजें हम ले सकते हैं, लेकिन यहां पर केवल और केवल डैमेजेस, यहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा सकते। कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशन, बिल्कुल कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशन, ब्रीच ऑफ कंडीशन को वारंटी की तरह से ट्रीट किया जा सकता है, ब्रीच ऑफ कंडीशन को वारंटी की तरह से ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन वारंटी को कंडीशन की तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता। जैसे अब मैंने मोबाइल फोन खरीदा, जैसा कि एग्जांपल मैंने आपको दिया, अब मोबाइल फोन का जो बैकअप है मैंने कहा था 5 दिन चलना चाहिए, लेकिन मोबाइल का बैकअप जो है वो 3 दिन का है। अब मेरे पास में जो प्रेजेंट टाइम में जो फोन है वो तो 1.5 दिन में ही खत्म हो जाता है, 1.5 दिन का 1 दिन में भी खत्म हो जाता है। अब मैंने मांगा था 5 दिन, वो 3 दिन चल रहा है, यार 3 दिन मेरे लिए बहुत है, मुझे लगा यार चलो पुराना वाला तो 1 ही दिन चलता था, ये कम से कम 3 दिन तो चल रहा है, और इसके साथ में जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले वो बड़े मजेदार हैं। कैमरा बड़ा शानदार है, मेमोरी बहुत अच्छी है, हैंग नहीं करता है, स्टाइलिश है, देखने में अच्छा है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। मुझे लगा कि यार छोड़ो, मोबाइल फोन वापस नहीं करते, राइट तो है मेरे पास में, राइट तो है मेरे पास में, लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो जाने दो यार, मोबाइल फोन वापस नहीं करते, बढ़िया तो चल ही रहा है, 2 दिन का बैकअप काम है तो क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने कंडीशन को वेव कर दिया, कंडीशन को गिव अप कर दिया, या मैंने ये सोचा कि यार चलो मोबाइल फोन वापस नहीं करते हैं, लेकिन कॉम्पनसेशन तो ले सकते हैं ना भाई, एडवोकेट CS, कॉम्पनसेशन जहां पर लेना होगा वहां पर मौका छोड़ेंगे नहीं, नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई तो लेंगे, है ना। तो ये मौका हाथ से कैसे जाने दें, तो मैंने कहा चलो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कराते हैं, मोबाइल तो पसंद आ रहा है, मोबाइल को रखो जेब में, कॉम्पनसेशन की डिमांड करते हैं, बंदा आया है तो कुछ ना कुछ दे करके जरूर जाएगा, है ना, आया है तो दे करके, वकील के दरवाजे पे जब भी जाओ तो दक्षिणा दिए बिना वापस नहीं आ सकते, है ना। जैसे बड़े बूढ़े कहते नहीं थे कि भाई डॉक्टरों के चक्कर में वकीलों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अगर गए हैं तो कुछ ना कुछ दे करके ही आओगे, ले करके कुछ नहीं आओगे, तो सेम वही चीज है। तो भाई कॉम्पनसेशन है, तो मैंने उससे मोबाइल वाले से बोला कि देखो ये मेरी शराफत है कि मैं मोबाइल वापस नहीं कर रहा हूं, लेकिन कॉम्पनसेशन चाहिए मुझे। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंडीशन को वारंटी की तरह से ट्रीट कर रहा हूं, है ना। तो कंडीशन को आप वारंटी की तरह से ट्रीट कर सकते हो, लेकिन वारंटी को कंडीशन के तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हो, या वारंटी कंडीशन में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। अ ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। क्यों, क्योंकि वहां तो यार केवल आपके पास कॉम्पनसेशन लेने का राइट है ना, वहां पर आप गुड्स को कैंसिल कर ही नहीं सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर ही नहीं सकते हो, गुड्स को वापस कर ही नहीं सकते हो, है ना। बड़ा राइट छोटे राइट में कन्वर्ट हो सकता है, छोटा राइट बड़े राइट में कैसे होगा, है ना। तो बस वही चीज है। तो ये थे आपके डिफरेंसेस। आगे देखते हैं वेवर ऑफ कंडीशन। अभी मैंने आपको बताया कि भाई जहां पर हम खुद गिव अप कर देते हैं, हम अपने अधिकारों को खुद छोड़ देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के पास में मौके भी होते हैं, हम लोगों के अधिकारों का वॉयलेशन भी होता है, लेकिन छोड़ो जाने दो, है ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर में कौन पड़ेगा। तो देखो वेवर ऑफ कंडीशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वॉलंटरी वेवर और कंपलसरी वेवर। वॉलंटरी वेवर का मतलब यहां पर जो बायर है ना, यहां पर जो बायर है वो अपनी मर्जी से वेव कर रहा है, और यहां पर बायर की मर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, उसको वेव करने ही करना पड़ेगा, है ना। देखो जहां पर वेव्स परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर बायर खुद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को वेव कर दे, या वो कंडीशन को वारंटी की तरह से ट्रीट करे, दोनों एग्जांपल और दोनों सिचुएशन मैंने अभी आपको बताई। कंपलसरी वेवर में नॉन सेवरेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप पार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज कर चुके हैं, पार्टली गुड्स को यूज कर चुके हैं, और कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरल नेचर का, यानी उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। अगर कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट नहीं किया जा सकता, गुड्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, आप पार्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम कर चुके हैं, तो फिर वहां पर
कंडीशन वारंटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा सकते, केवल और केवल कॉम्पनसेशन के लिए जा सकते हो। या फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, कंडीशंस कुछ ऐसी थी जिसको लॉ ने ही एक्सक्यूज कर दिया, लॉ ने ही मना कर दिया, तो फिर उस केस में कंडीशन कैसे पूरी हो सकती है? तो वहां पर भी आपसे पूछा नहीं जाएगा, वहां पर भी कंपलसरी वेवर कहलाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो, मोड ऑफ कंडीशन एंड वारंटी। तो कंडीशन और वारंटी कितने तरह की होती हैं और कैसे होती हैं? देखो, कंडीशन और वारंटी ये बायर की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि जो चीज मेरे लिए कंडीशन हो वो चीज आपके लिए वारंटी हो, ये भी हो सकता है जो चीज आपके लिए वारंटी हो वो चीज मेरे लिए कंडीशन हो। अब अभी जैसे मोबाइल का एग्जांपल लिया, तो सपोज करो कि मेरा मेन पर्पस है कि भाई मोबाइल का बैटरी बैकअप बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरे लिए मेन कंडीशन क्या है? मोबाइल का बैटरी बैकअप बहुत अच्छा होना चाहिए। आप मोबाइल शॉप पे गए, आपने कहा बैटरी बैकअप कुछ भी हो, मैं दिन भर पावर बैंक में लगाए रहूंगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, कैमरा शानदार होना चाहिए, मुझे रील्स बनानी होती है, फोटोग्राफी करनी होती है, कैमरा शानदार होना चाहिए, डिजिटल कैमरा होना चाहिए बिल्कुल। तो अब आपका मेन पर्पस क्या हो गया? कैमरा। तो हम दोनों का पर्पस अलग है, हम दोनों के लिए कंडीशन अलग अलग है। मेरे लिए कैमरा क्या हो गया? वारंटी। आपके लिए बैटरी बैकअप क्या हो गया? वारंटी, है ना। तो ये बायर की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, किसी की कंडीशन कुछ और होती है, किसी की कंडीशन कुछ और होती है। तो बेसिकली कंडीशन और वारंटी डिसाइड कैसे करी जाती हैं? ये या तो एक्सप्रेस होती हैं या तो इंप्लाइड। कंडीशन एंड वारंटी मे बी आइदर एक्सप्रेस और इंप्लाइड। एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड कंडीशन मीनिंग, एक्सप्रेस कंडीशन का मतलब देखो, अग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसी समय बायर ने सारी चीजें, सारी रिक्वायरमेंट सब कुछ सेलर को बता दी है एक्सप्रेसली, बोल करके, लिख करके, कैसे भी। जहां पर शब्दों का इस्तेमाल होता है उसको बोला जाता है एक्सप्रेस। तो जहां पर जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसी समय बायर ने सारी सब कुछ चीजें डिस्क्लोज कर दी है, सारी चीजें बता दी, तो उसको बोला जाएगा एक्सप्रेस। इंप्लाइड का मतलब क्या होता है? इंप्लाइड का मतलब होता है बाय लॉ। जहां पर सेलर और बायर ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया, वहां पर लॉ कहता है कि भाई ये चीजें कंडीशन होनी चाहिए, ये चीजें वारंटी होनी चाहिए। और लॉ कौन सा है? लॉ है सोगा, यानी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट। देखो, इंप्लाइड कंडीशंस विच आर प्रेज्यूम्ड बाय लॉ टू बी प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर लॉ प्रेज्यूम करता है कि भाई ये सारी चीजें तो कॉन्ट्रैक्ट में होनी ही चाहिए, ये सारी चीजों को इंप्लाइड कंडीशन माना जाएगा। एन इंप्लाइड कंडीशन मे बी नेगेटेड और वेव्ड बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। हाँ, जो इंप्लाइड कंडीशन है ना उसको वेव भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जो इंप्लाइड कंडीशन लॉ में लिखी हुई है वो इंप्लाइड ही रहेंगी, वो हमेशा रहेंगी, नहीं। बायर और सेलर अगर चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके एक्सप्रेस तरीके से वहां पर एक्सप्रेस एग्रीमेंट से इनको कंडीशंस को वेव कर सकते हैं कि भाई ये चीज लॉ में लिखी हुई है लेकिन हम लोग इसको कंडीशन नहीं मानेंगे, है ना। आगे देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले आता है इंप्लाइड कंडीशंस। इंप्लाइड कंडीशन कितने तरह की होती है? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल मिलाकर के 7 तरीके की इंप्लाइड कंडीशंस आपके सिलेबस में दी गई हैं। देखते हैं कौन कौन सी। कंडीशन एज टू टाइटल, सेल बाय सैंपल, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू मार्केटेबिलिटी, इसको सर्किल बनाओ, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, इसको भी सर्किल बनाओ, कंडीशन एज टू होलसमनेस, इसको सर्किल नहीं बनाना है, ये बाय मिस्टेक सर्किल बन गया, है ना, इसको सर्किल नहीं बनाना है। कंडीशन एज टू होलसमनेस। तो देखो, टोटल मिलाकर के 7 तरीके की इंप्लाइड कंडीशन बताई गई है। लेकिन एक मजेदार बात बताता हूं आपको, ये जो 2 है, 1 और 2, कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, ये इंप्लाइड कंडीशन नहीं है। सुन करके बड़ा ताज्जुब हुआ कि सर तो गलत बता रहे हैं, मॉड्यूल में तो लिखा हुआ है इंप्लाइड कंडीशन में। तो बेटा, मॉड्यूल में जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों इंप्लाइड कंडीशन नहीं, ये दोनों कैविएट एम्पटर के एक्सेप्शंस हैं। और इन दोनों के साथ में अपने आप में भी कंडीशन लगी हुई है।
और इन दोनों शब्दों को सेल ऑफ गुड्स एक्ट ने डिफाइन ही नहीं किया है। बच्चा, मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, समझना है इस चीज को, बच्चा कंफ्यूज होता है। मैंने नीव बैच में भी देखा, मैंने लॉ लेखन में भी देखा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चे कहते हैं कि सर अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो हम वहां पर क्या मेंशन करेंगे, हम इंप्लाइड कंडीशन वाला प्रोविजन लगाएंगे या हम कैवेट एम्प्टर के एक्सेप्शन वाला प्रोविजन लगाएंगे। तो मैं तो कहता हूं कि दोनों लगाओ, दोनों लगाओ। कैवेट एम्प्टर भी लिखो, कैवेट एम्प्टर के एक्सेप्शन में भी लिखो और इंप्लाइड कंडीशन में भी लगाओ, दोनों प्रोविजन लगाओ, कोई एक मत लगाओ, दोनों लगाओ। क्यों? क्योंकि बेटा ये दोनों इंप्लाइड कंडीशन है ही नहीं, ये दोनों एक सिचुएशन पे आधारित है। अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो इसको इंप्लाइड कंडीशन माना जाए। दूसरा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट इन दोनों के मामले में साइलेंट है, इन दोनों को लेकर के कोई भी प्रोविजन स्पेसिफाइड नहीं है। मर्केंटेबिलिटी की तो जो मीनिंग है ना वही स्पेसिफाइड नहीं है। आप जब देखोगे मॉड्यूल में लिखा हुआ है मर्केंटेबिलिटी जो टर्म है इज नॉट डिफाइंड इन सोगा, इसको सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। तो इन दो को छोड़ करके, क्योंकि ये दोनों सिचुएशन बेस्ड, सिचुएशन होगी तो इंप्लाइड कंडीशन होगी, सिचुएशन नहीं होगी तो इंप्लाइड कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, तो बाकी कंडीशन एज टू होलसमनेस, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल, कंडीशन एज टू टाइटल, ये 5 आपकी इंप्लाइड कंडीशन हैं और रहेंगी। ये सिचुएशन बेसिस पे नहीं है। इनको अगर अलग करना है तो बायर और सेलर के बीच में एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट होना चाहिए कि भाई हम इसको जो है या इसको जो है या इसको जो है हम इंप्लाइड कंडीशन नहीं मानेंगे। अगर एक्सप्रेस कंडीशन है तो अलग किया जा सकता है, अदरवाइज ये इंप्लाइड कंडीशन रहेंगी। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना? अभी अगर थोड़ा बहुत डाउट भी है तो अभी जब कैवेट एम्प्टर वाला प्रोविजन पढ़ेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। ठीक है देखो, हाँ, तो सबसे पहला सेक्शन 14 आता है कंडीशन एज टू टाइटल। टाइटल का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। टाइटल का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। भाई अगर हम कभी भी गुड्स को खरीद रहे हैं तो ये बात हमें पूछने की जरूरत थोड़ी ना। हम कभी भी गुड्स खरीदने के लिए जाते हैं, आप कभी भी किसी कपड़े की शॉप पर कपड़े खरीदने के लिए गए, आप उससे पूछोगे क्या कि भैया ये कपड़े चोरी के तो नहीं है? आप तो यही मान करके आप कभी भी पूछोगे। आप बाइक के शोरूम में गए बाइक खरीदने के लिए, आप उससे ये थोड़ी ना पूछोगे कि भैया बाइक चोरी की थोड़ी ना, आप तो मान करके चलोगे कि यार ये शोरूम वाले की है, चोरी की थोड़ी ना है। तो अंडरस्टूड है यार कि अगर हम किसी भी शॉप से कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो हम ये एजम्पशन लेकर के चलेंगे कि ये इसकी ओनरशिप इसी की है, इसके पास में इसको बेचने का अधिकार है, तभी हम इससे खरीद रहे हैं। तो ये भाई इंप्लाइड कंडीशन है। अगर सेलर की ओनरशिप में डिफेक्ट है, अगर सेलर ने गुड्स बेचे और उसकी ओनरशिप में डिफेक्ट है तो फिर वहां पर गलती किसकी मानी जाएगी? सेलर की मानी जाएगी। और बायर के पास में पूरा राइट होगा कि बायर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी करा सकता है और कॉम्पनसेशन भी ले सकता है अगर कोई भी नुकसान हुआ है तो देखो सबसे पहले आता है कंडीशन एज टू टाइटल। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द फर्स्ट इंप्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर इज, इन केस ऑफ सेल, राइट टू सेल द गुड्स। अगर सेल है तो उसके पास में पूरा अधिकार होगा, भाई ओनरशिप होगी तभी तो आपके पास में राइट होगा गुड्स को बेचने का। और अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो फिर जब गुड्स उसके पास में आएंगे तो उसके पास में ये अधिकार अपने आप आ जाएगा गुड्स को बेचने का। तो राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू पास, जब ओनरशिप को ट्रांसफर करने की बारी आएगी तो उसके पास में भी ओनरशिप होगी, है ना? इतना तो एजम्पशन लेकर के चले ही जाता है दोनों ही सिचुएशन में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए परचेज अ ट्रैक्टर फ्रॉम बी हु हैड नो टाइटल टू इट। अब ए ने ट्रैक्टर खरीदा बी से जिसमें उसके पास में ओनरशिप नहीं थी। 2 महीने बाद क्या हुआ? द ट्रू ओनर स्पॉटेड द ट्रैक्टर। अब जो रियल ओनर था उसने देख लिया, अब वो छोड़ने वाला? भाई मेरा ट्रैक्टर तुम कहां चला रहे हो, है ना? एंड डिमांडेड इट टू, ऑब्वियसली कि वो ए से मांगेगा यार मेरा ट्रैक्टर है, चोरी हो गया था, ये मेरा ट्रैक्टर है, मेरा ट्रैक्टर वापस करो, पुलिस को बुला लेगा। Held that A was bound to hand over the tractor to its true owner and that A could sue B। बिल्कुल उस समय तो वो जो रियल ओनर है उसको वो ट्रैक्टर दे देगा, लेकिन बाद में बी के ऊपर सूट फाइल करेगा। क्यों? क्योंकि बी ने बगैर ओनरशिप के उसको ट्रैक्टर बेचा है, तो अपना प्राइस भी वो रिकवर करेगा और अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसका कॉम्पनसेशन भी ले सकता है। डन है सबको? अब नेक्स्ट देखो, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अगर गुड्स को डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर बेचा गया है, आपकी एक ताले की दुकान है, मैं आपकी शॉप पर आया, मैंने आपसे बोला कि यार कोई बढ़िया सा ताला दिखाओ,
आपने मेरे को एक ताला दिखाया, आपने बोला ये अलीगढ़ का लॉक है, अलीगढ़ का ताला, अलीगढ़ के ताले बड़े फेमस होते हैं, कोई अलीगढ़ का, अलीगढ़ के ताले बड़े फेमस होते, उसने बोला अलीगढ़ का ताला है, मैं तो मान करके चलूंगा कि अलीगढ़ का ताला है। अब मुझे क्या पता उसके घर के पीछे फैक्ट्री लगी हुई है, वो अपने घर में लोकल बना रहा है ना। तो ये अगर गुड्स को डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बेच, और ये बेटा ये भी याद रखना कि डिस्क्रिप्शन जो है ना, डिस्क्रिप्शन भी कई तरीके के होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला अलीगढ़ का ताला, कश्मीरी शॉल, ठीक है, देहरादूनी बासमती राइस, ये सब डिस्क्रिप्शन ही तो है। दूसरे डिस्क्रिप्शन और भी होते हैं, जैसे जो पैक्ड आइटम खरीदते हैं तो पैक्ड आइटम के पीछे डिस्क्रिप्शन होते हैं। तो हम लोग भाई क्या मान करके चलते हैं कि यार जो चीजें उसमें लिखी हुई हैं वो चीजें तो गुड्स में होंगी ना। तो अगर गुड्स को डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बेचा गया है तो बायर हमेशा ये मान करके चलेगा कि गुड्स डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही है, और अगर गुड्स डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर वहां पर बायर के पास में पूरा राइट है कि बायर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकता है। Contract of sale of goods by description. The goods shall correspond with the description. There is an implied condition. हाँ, एग्जाम्पल देख लेते हैं। A ship was contracted to be sold as copper fastened vessel, but actually it was only partly copper. तो बोला गया था भाई fully copper fastened vessel है, लेकिन थी वो actually partly copper fastened. Held that goods did not correspond to the description and hence would be returned, or if the buyer took the goods he could claim damages for breach. डन है सबको? नेक्स्ट, सेल बाय सैंपल। बिल्कुल, अगर गुड्स को सैंपल दिखा करके बेचा गया है, अगर गुड्स को सैंपल दिखा करके बेचा गया है तो हमेशा गुड्स सैंपल की तरह से ही होने चाहिए। और इवन अगर सैंपल दिखा करके बेचा गया है तो बायर के पास में इतनी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इतना मौका होना चाहिए कि वो गुड्स को वेरीफाई कर सकता है, गुड्स को सैंपल के साथ में मिला सकता है, और अगर सैंपल, और पूरी की पूरी क्वांटिटी सैंपल की तरह से होनी चाहिए। और अगर सैंपल की तरह से नहीं है तो फिर बायर के पास में पूरा राइट है कि बायर गुड्स को वापस कर सकता है। अब बहुत सारे गुड्स का नेचर ऐसा होता है कि आपने सैंपल उसको देख भी लिया, ठीक है, लेकिन जब तक आप उसकी लेबोरेटरी में जांच नहीं करवाओगे, आप उसका पता नहीं लगाओगे, तब तक नहीं पता चल पाता। तो वहां पर उतना टाइम बायर को मिलता है कि वो लेबोरेटरी में चेक करा सकता है, या जैसे भी उसको वेरीफाई करना है कि गुड सैंपल की तरह से हैं या नहीं है। देखो, बल्क शैल करस्पॉन्ड, बल्क का मतलब क्वांटिटी, जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है ना वो सैंपल की तरह से होनी चाहिए। बायर शैल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल, गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी लेटेंट डिफेक्ट। तो गुड्स हमेशा फ्री होने चाहिए किसी भी लेटेंट डिफेक्ट से, यानी कि हिडन डिफेक्ट। कुछ डिफेक्ट ऐसे होते हैं जो सामने से दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन जब आप उसको यूज करोगे, जब आप उसको कंज्यूम करोगे, जब आप उसकी लेबोरेटरी में जांच करवाओगे, तब जाकर के पता चलता है कि इसमें ये डिफेक्ट है। तो वहां पर उस तरीके का डिफेक्ट भी नहीं होना चाहिए, और अगर उस तरीके का भी डिफेक्ट है तो बायर के पास में पूरा राइट है कि बायर गुड्स को वापस कर सकता है और अपने पैसे ले सकता है। क्लियर है सबको? तो बच्चा पार्टी, आज हम लोगों ने सेल बाय सैंपल तक पढ़ा, कुछ इंप्लाइड कंडीशंस अभी बची हुई हैं, है ना। तो ये इंप्लाइड कंडीशन हम लोग कल करते हैं, और कल इस वाली यूनिट को भी कंप्लीट करेंगे, है ना। 2-2 दिन में कोशिश करेंगे कि हर यूनिट को हम लोग कंप्लीट कर लें। तो 2 टर्न में यूनिट 1 भी हुई थी, 2 टर्न में यूनिट 2 को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलो, जितना मैंने कराया है उतना एक बार रिवाइज कर लेना, मॉड्यूल से भी कर लेना, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ। पता नहीं करते हो कि नहीं करते हो, मेरे को बताना जरूर, ठीक है। तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।